नमस्कार साथियों, एक बार फिर हम राजस्थान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ और आज हमने बीएसटीसी 2016 के पेपर से लिए हैं और इसके आसपास अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो आने वाली राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है कि विजय स्तंभ किस दुर्ग में है। ये बीएसटीसी 2016 में पूछा गया था। तो मित्रों, विजय स्तंभ है, इस पर क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम ध्यान रखेंगे। विजय स्तंभ, अब विजय स्तंभ है, इसका सीधा उत्तर तो यही है कि किस दुर्ग में है, तो ये चित्तौड़गढ़ में है। इसका उत्तर तो यह है। अब इसके अलावा इस पे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो हम देखते हैं कि विजय स्तंभ है वो निर्माण इसका किसने करवाया। तो इसका निर्माण है वह कौन करवाते हैं, निर्माण करवाते हैं महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा है, ये महाराणा कुंभा 1440 से लेकर 48 के मध्य इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। अब निर्माण क्यों करवाते हैं इसका भी आधार है, इसलिए इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा प्रताप ने क्यों करवाया। तो महाराणा प्रताप क्या है कि महाराणा प्रताप का युद्ध होता है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध कब होता है, यह होता है 1437 ईस्वी में। और इसके बारे में वैसे आपको मैं डिटेल बता दूं कि सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ है और किस किस के बीच में हुआ है, मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ है। किसके मध्य हुआ है, ये एक साइड में तो महाराणा कुंभा है ही है, दूसरी साइड में जो शासक थे वो थे मालवा की महमूद खिलजी प्रथम। और मालवा के महमूद खिलजी प्रथम को इस युद्ध में सांगा ने हराया है, कुंभा ने हराया है, कुंभा जीता है इसमें। और इस सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा क्या करते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ बनवा के। विजय स्तंभ है वो कितनी मंजिला है, तो इसमें मंजिल टोटल है वो कितनी है, 9 है। और इसकी ऊंचाई है 120 फीट, 120 फीट इसकी ऊंचाई है मित्रों। और इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। अब देखिए, इसमें 2-3 चीजें यहां अपने को ध्यान रखनी है। एक तो ये ध्यान रखेंगे कि ये भारत की एकमात्र इमारत है विजय स्तंभ जिसकी दीवार के अंदर और बाहर दोनों तरफ मूर्तियां स्थापित की गई है और किसी भी इमारत में ऐसा नहीं है। दूसरा, इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसने कहा है, तो इन्हें भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश हरमन गोएट्ज ने कहा है। हरमन गोएट्ज है, ये इन्हें भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं। इसके अलावा मित्रों डॉक्टर उपेंद्र नाथ हैं, ये डॉक्टर उपेंद्र नाथ है, इसको विष्णु ध्वज कहते हैं। विष्णु ध्वज इसको कहते हैं। देखिए, विष्णु ध्वज इसको कहा गया है। महाराणा कुंभा है, ये महाराणा कुंभा विष्णु के बड़े उपासक थे, विष्णु के भक्त थे और ये विजय स्तंभ विष्णु को याद करते हुए बनाया गया विष्णु ध्वज इसको कहा जाता है डॉक्टर उपेंद्र नाथ के द्वारा। इसके अलावा ध्यान रखना है मित्रों कि ये जो विजय स्तंभ है ये राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जो है
इसका भी प्रतीक चिन्ह है। राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ है। इसके अलावा जो ये विजय स्तंभ है, ये विजय स्तंभ राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया, कब किया गया? 15 अगस्त 1949 को। 15 अगस्त 1949 को इस पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। तो ये राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया 15 अगस्त 1949 को। तो ये विजय स्तंभ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मित्रों, इनका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो मित्रों, राजस्थान विधानसभा है, इसका जो कार्यकाल है ये सामान्यतः कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष सामान्यतः कार्यकाल रहता है। अब यहां ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं भी ऑप्शन में अनिश्चित आए तो ये अनिश्चित होता है कार्यकाल। अनिश्चित का मतलब अनिश्चित, और अगर ये वाक्य आ जाए परंतु अधिकतम 5 वर्ष, तो ये सबसे उपयुक्त उत्तर रहेगा। देखिए, ज्यादा से ज्यादा ये 5 वर्ष रह सकता है, परंतु उससे पहले भी विधानसभा विघटित हो सकती है अगर किसी भी दल को उसमें स्पष्ट बहुमत नहीं मिले या कोई भी अन्य कारण से विधानसभा को भंग किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर। ठीक है, राज्यपाल कर सकता है। ठीक है, तो ये अनिश्चित होता है परंतु अधिकतम 5 वर्ष होता है। लगभग क्या होता है, अक्सर कंपटीशन में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या पूछा जाता है, वर्ष दिए जाते हैं ऑप्शन में 3, 4, 5, 6 वर्ष। तो उस समय उस स्थिति में हमें 5 वर्ष उत्तर मानना है। जैसे वर्तमान में राजस्थान में राजनीतिक गतिविधि चल रहा है, अगर यहाँ क्या है कि स्थिति ऐसी बनती है कि बाई चांस मध्यावधि चुनाव हो, मान लीजिए कि मध्यावधि चुनाव हो, तो ये क्या है कि अभी राजस्थान की गवर्नमेंट को बने लगभग 1.5 साल हुआ है और 1.5 साल या 2 साल बाद में अगर मध्यावधि चुनाव हो जाते हैं तो अभी ये 15वीं विधानसभा जो चल रही है, ये 15वीं विधानसभा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और नई चुनाव के बाद में 16वीं विधानसभा का गठन होगा। तो अगर 2 साल बाद में ये समाप्त हो जाती है, भंग हो जाती है, तो इसका कार्यकाल कितना हो गया? 2 साल हो गया। परंतु अधिकतम 5 वर्ष हो सकता है, पहले कभी भी भंग हो सकती है अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है। तो ये पूछा गया है मित्रों कार्यकाल का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला है कि राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? चूंकि ये क्या बीएसटीसी का पेपर है तो इसमें सीधे से क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है। अपने सभी को पता रहता है संभाग कितनी है, टोटल 7 है। अब देखिए, संभागीय जो राजस्थान में व्यवस्था है, इस संभागीय व्यवस्था पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संभागीय व्यवस्था को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इस पर अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्या पूछे जाते हैं कि एक तो संभागीय व्यवस्था है, इसका प्रारंभ कब हुआ? तो ये प्रारंभ होती है मित्रों 1949 में। और जब 1949 में ये संभागीय व्यवस्था प्रारंभ होती है, उस समय मुख्यमंत्री कौन थी? तो हीरालाल शास्त्री। यानी ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि किस मुख्यमंत्री के काल में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई? तो हीरालाल शास्त्री के काल में। और कब हुई? तो 1949 में हुई। इसके बाद में 1956 में क्या है कि अजमेर है, यह संभाग बनाया जाता है। हालांकि ध्यान रखेंगे कि अजमेर इससे पहले हमारे यहां सम्मिलित नहीं है। अजमेर संभाग 1956 में सम्मिलित हुआ है, पर इससे पहले भी संभागों की संख्या 5 है और इसको सम्मिलित करने के बाद भी कितनी रहती है? 5 रहती है मित्रों। कारण ये है कि जयपुर की जगह अजमेर को संभाग बनाया जाता है। इसके बाद में अप्रैल 1962 में, अब देखिए ध्यान रखिए कि अजमेर संभाग कब सम्मिलित हुआ है, मुख्यमंत्री कौन है? 1 नवंबर 1956 को सम्मिलित होता है,
तो इस समय मोहनलाल सुखाड़िया हमारे मुख्यमंत्री है। यानी अजमेर संभाग है या अजमेर है, ये संभाग कब बना, किसके काल में बना, मोहनलाल सुखाड़िया के काल में बना 1956 में। अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था है, ये संभागीय व्यवस्था ये समाप्त कर दी गई 1962 में। संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई और इस समय हमारी मुख्यमंत्री थी मोहनलाल सुखाड़िया। यानी किसके काल में संभागीय व्यवस्था समाप्त हुई है, किस मुख्यमंत्री के काल में, मोहनलाल सुखाड़िया के काल में ये संभागीय व्यवस्था समाप्त हो गई है मित्रों। अप्रैल 1962 के बाद में राजस्थान में संभाग नहीं रहते। कब तक नहीं रहते, ये फिर पुनः प्रारंभ होती है। पुनः प्रारंभ कब होती है, पुनः जो संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई है वो प्रारंभ हुई है 26 जनवरी 1987। 26 जनवरी 1987 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की जाती है और इस समय राजस्थान में कुल 6 संभाग बनाए जाते हैं। यानी जयपुर और अजमेर अलग अलग संभाग बना दिए जाते हैं और इस समय हमारे मुख्यमंत्री हैं हरिदेव जोशी। तो यहां ये ध्यान रखेंगे मित्रों कि संभागीय व्यवस्था जो पुनः प्रारंभ होती हैं ये किस मुख्यमंत्री के काल में होती हैं, तो ये हरिदेव जोशी के काल में होती हैं। कब होती हैं, 26 जनवरी 1987 को होती हैं और पहली बार 6 संभाग बनाए जाते हैं। इससे पहले 5 संभाग ही थे, तो ये 6 संभाग बनाए गए और इसके बाद में जो 7वां और नवीनतम संभाग, जो नवीनतम संभाग होता है उसके बारे में पूछा जाता है। 7वां संभाग है, ये 7वां संभाग 4 जून 2005 को भरतपुर को बनाया गया। 7वां संभाग किसको बनाया गया है, 4 जून 2005 को भरतपुर को बनाया गया है। और ये भरतपुर को जब संभाग बनाया गया, इस समय हमारे मुख्यमंत्री कौन है, वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया है, इनके काल में भरतपुर को संभाग बनाया गया। अब देखिए मित्रों, क्योंकि नवीनतम बना होता है, नवीनतम जो भी बना होता है, चाहे जिला हो चाहे संभाग हो, उस पे और क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। यानी भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। 4 जिलों में से कौन से जिले, भरतपुर व धौलपुर ये जिले, और 2 जिले कौन से हैं, सवाई माधोपुर व करौली। सवाई माधोपुर व करौली, ये 4 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली। ये 4 जिले भरतपुर संभाग में हैं। यहां मित्रों एक चीज और ध्यान रखेंगे कि भरतपुर और धौलपुर जिले हैं, ये भरतपुर और धौलपुर जिले ये जयपुर संभाग से लिए गए और सवाई माधोपुर और करौली जिले हैं ये कोटा संभाग से लिए गए और फिर नए संभाग भरतपुर संभाग का 4 जून 2005 को गठन कर दिया गया। और वर्तमान में राजस्थान में कुल संभागों की संख्या कितनी है, 7 है। ये संभागीय व्यवस्था की हिस्ट्री है हमारे राजस्थान में। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मित्रों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि चेतावनी राचुंगटिया की रचयिता। अब देखिए चेतावनी राचुंगटिया क्या है, इस पे आप बात करते हैं। ये ऐतिहासिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार इस पे क्वेश्चन आते हैं। चेतावनी राचुंगटिया, चेतावनी राचुंगटिया है, ये 13 सोल्ट है, 13 सोल्टी हैं, जिसकी रचना किसने की है, जिसकी रचना केसरी सिंह बारठ ने की है। केसरी सिंह बारठ है, ये इसकी रचना करते हैं। तो इसका सीधा रचयिता का जो आया है वह है केसरी सिंह बारठ। 13 सोल्टे जिनका शीर्षक था चेतावनी राचुंगटिया। ये क्यों लिखे गए और किसके लिए लिखे गए, तो क्यों
तो क्यों? तो क्या है कि 1903 में अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली दरबार आयोजित होता है और इस दिल्ली दरबार में सभी रियासतों के शासकों को बुलाया जाता है, यानी एक तरीके से दरबार कोई भी होता था उसमें जो शासक उपस्थित होते थे वो उनके अधीनता के प्रतीक माने जाते थे। किसके प्रतीक माने जाते थे? अधीनता के प्रतीक माने जाते थे। और यहां भी 1903 का दिल्ली दरबार है और इस समय क्योंकि केसरी सिंह बारट है, ये शाहपुरा के रहने वाले थे। शाहपुरा के पास देवपुरा गांव था। शाहपुरा में केसरी सिंह बारट की हवेली है। शाहपुरा के पास देवपुरा गांव था, वहां पर इनका जन्म हुआ था, परंतु ये शाहपुरा में रहते थे। और केसरी सिंह बारट के बारे में जैसा हम जानते हैं कि इनका पूरा का पूरा परिवार स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ा था। ऐसा क्वेश्चन आया है कि किसका पूरा का पूरा परिवार स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ा था? तो केसरी सिंह बारट का, जो शाहपुरा के रहने वाले थे। और ये शाहपुरा है, ये किस रियासत है? ये अपने आप में एक रियासत थी, पर यहाँ क्या कि मुख्य रियासत है मेवाड़। और मेवाड़ की इस समय शासक थे महाराणा फतेह सिंह। और ये महाराणा फतेह सिंह है, ये 1903 के दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए जाते हैं। जब ये दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए जा रहे होते हैं तो इनमें स्वाभिमान जगाने के लिए केसरी सिंह बारट ने ये 13 सोर्टे लिखे, जिसका शीर्षक था क्या था? चेतावनी न चुंगटिया था। मित्रों, होता ही ये है कि 1903 में दिल्ली के दरबार में भाग लेने के लिए महाराणा फतेह सिंह है वो रेलगाड़ी से, ट्रेन से उदयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। तब ये जो 13 सोर्टे हैं चेतावनी न चुंगटिया, ये केसरी सिंह बारट एक व्यक्ति को देते हैं। वो व्यक्ति है गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा है, ये खरवा जो ठिकाना था कहां पर? अजमेर में। इस ठिकाने के ठिकानेदार थे और ठिकानेदार से ज्यादा ये क्रांतिकारी थे। केसरी सिंह बारट के मित्र थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में प्रमुख सहयोगी थे, एक दूसरे के मित्र थे। तो क्रांतिकारी होने के कारण तो केसरी सिंह बारट से इनकी जानकारी थी और जागीरदार होने के कारण ये जो महाराणा फतेह सिंह है इनसे इनका संबंध था। तो केसरी सिंह बारट इन्हें ये 13 सोर्टे देते हैं और गोपाल सिंह खरवा क्या करते हैं? ये 13 सोर्टे ले जाते हैं जो महाराणा प्रताप ट्रेन पे चढ़ चुके हैं। तो ये सरेरी रेलवे स्टेशन है। सरेरी रेलवे स्टेशन, ये सरेरी रेलवे स्टेशन कहां पर है? ये भीलवाड़ा में है। सरेरी रेलवे स्टेशन भीलवाड़ा में था और इस सरेरी रेलवे स्टेशन पर गोपाल सिंह खरवा ये 13 सोर्टे चेतावनी न चुंगटिया क्या है? महाराणा फतेह सिंह को दे देते हैं। महाराणा फतेह सिंह सरेरी से जब दिल्ली तक पहुंचते हैं तब तक इनको बार बार पढ़ चुकी होती हैं जो 13 सोर्टे भेजे थे। और इन सोर्टों को पढ़कर महाराणा फतेह सिंह में स्वाभिमान जाग जाता है और वो दिल्ली में होते हुए भी दिल्ली दरबार में भाग नहीं लेते। इसका जो 13 सोर्टे क्यों लिखे गए थे? 13 सोर्टे इसलिए लिखे गए थे ताकि महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में भाग लेने से रोका जा सके महाराणा फतेह सिंह को। और वो काम इन्होंने कर दिया था क्योंकि दिल्ली में होते हुए भी ये सोर्टे पढ़कर इनमें स्वाभिमान जाग गया और इन्होंने दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया और वहां तबीयत खराब का बहाना बनाकर ये वापस आ गए थे। तो ये 13 सोर्टों की कहानी है। चेतावनी न चुंगटिया की कहानी है जो राजस्थान जीके में पिछले 20 साल में बहुत बार अलग अलग तरह से पूछी गई हैं। तो इनका ध्यान रखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है मित्रों वो है राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहां है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहां पर है मित्रों? बीकानेर में। और इसकी जो स्थापना है वो कब होती है? इसकी स्थापना रहती है 1955 में। इनकी स्थापना कब रहती है? 1955 में रहती है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय है और 1955 में स्थापित होता है। और इसमें पांडुलिपि यानी जो हाथ से लिखे गए प्राचीन ग्रंथ है वो बड़ी संख्या में राजस्थान में उपलब्ध है। और ये राजस्थान के अनेक ग्रंथ अगर कहीं भी आपको देखने हो तो आप बीकानेर पहुंचिए और राजस्थान राज्य अभिलेखागार के मुख्यालय में पहुंचिए। वहां आपको अनेक ग्रंथ जो पांडुलिपियां हैं राजस्थान से संबंधित वो देखने को मिलेगी। मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही।
आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मित्रों। अगर ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएंगे तो हमारी कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी, और अगर हम ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे तो तब मुझे ये लगेगा कि मैं थोड़ा अपना टाइम है वो खराब ही कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट नहीं हो रहा। तो जब बहुत ज्यादा लोगों को बेनिफिट नहीं होगा तो फिर क्या है कि धीरे धीरे समस्या आना शुरू हो जाती है मित्रों। तो मेरा निवेदन कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद मित्रों, आज इतना ही।